सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने सेल का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन को क्लियर करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किसी भी कोशिका के संरचनात्मक संगठन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में डिट्टो सवाल पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है आगामी सभी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए। ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोशिका यानी कि सेल को। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, सर कोशिका है। और किसी भी जीव के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या है, आप कहेंगे गुरुजी कोशिका है। आप सबों को मालूम है पीछे की कक्षा से कि जो कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल की खोज की गई थी वो क्या था, डेड सेल था। जबकि मेरे मित्र लिवेनहॉक के द्वारा क्या किया गया था, लिविंग सेल की खोज की गई थी, जीवित कोशिका की खोज की गई थी। आप सभी ने यह भी देखा कि जो कोशिका होती है उसका आकार और आकृति जो है वो उसके कार्य पर डिपेंड करता है। और बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है और बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती है, बड़ी होती है। अब मेरे मित्र, जब आप कोशिका को समझ लेते हो कि गुरुजी ये किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोई भी जीव है हमारा, चाहे वो प्लांट से बिलोंग कर रहा हो या फिर एनिमल से बिलोंग कर रहा हो, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होगी और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या मानी जाएगी, सर सेल मानी जाएगी। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर जो कोशिका है वो जीवित कैसे रहती है, या फिर ये जो कोशिका है ये किस तरह से किसी भी जीव का निर्माण करती है। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि ऑल द सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जितने भी सेल होते हैं वे सब आपस में जुड़ करके टिश्यू का निर्माण करते हैं और ये टिश्यू अंग बनाते हैं, अंगतंत्र, और अंगतंत्र से जीव बनता है। तो मेनली जो एक बेसिक यूनिट है किसी भी जीव का वो सेल है। अब उस सेल के द्वारा क्या किया जाता है, सर कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। अब आप सबों को मालूम है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जैसे कि हम अपनी तुलना कर लें, किसी सर जानवर की तुलना करें, ऐसे तो बायोलॉजी में सब जानवर ही हैं, मनुष्य भी जानवर ही है। तो आप सभी क्या पा रहे हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी हम ये पा रहे हैं कि हमारे पास किसी भी चीज को उठाने के लिए हाथ है, मतलब बोलने के लिए मुंह है, पचाने के लिए सर पाचन तंत्र है। तो हमारे बॉडी में सर अलग अलग अंग तंत्र मौजूद हैं जो अलग अलग कार्य को कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि सर बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ठीक मेरे मित्र, इसी तरीके से जिस तरह बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी कोशिका के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी जीव का, उसके अंदर भी क्या होती है, जो अलग अलग कोशिकांग होते हैं उसका अलग अलग काम बटा हुआ रहता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से श्रम विभाजन बहुकोशिकीय जीवों में होती है, ठीक उसी तरीके से जो अलग अलग कार्य बटा होता है, अलग अलग जो मतलब अलग अलग अंगतंत्र का काम है बहुकोशिकीय जीवों में, सेम वही कार्य किसका होता है सर, किसी सर कोशिका में कोशिकांग का होता है, सेल ऑर्गेनल्स का होता है। और हम लोग कहते हैं कि कोशिका के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें श्रम विभाजन होता है, चाहे वो हमारा एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो, एक कोशिका हो या फिर बहुकोशिका हो। मतलब ये है हमारा कि मेरे भाई, जब आप किसी भी कोशिका को देखते हो तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है। और आपने तो कई बार इन सभी चीजों का नाम भी सुना है। जैसे कि हम अगर नाम लें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आप कहेंगे बिल्कुल सुने हैं गुरुजी। माइटोकॉन्ड्रिया की नाम लें, बिल्कुल सुने हैं। सेंट्रियोल बिल्कुल सुने हैं। लाइसोसोम बिल्कुल सुने। वैक्यूल्स, रसधानी जिसको बोलते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सुने हैं सर। राइबोसोम, आप कहेंगे सर बिल्कुल इनका नाम सुने। मेरे भाई, यही सब क्या है, किसी भी कोशिका के कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स है। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो जीवित कोशिकाएं होती है वो जीवित ही इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जरूरी कार्यों को करने के लिए क्या मौजूद होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सभी की तरह सर कोशिकांग मौजूद होते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेन्स मौजूद होते हैं। तो आप ये मतलब कह सकते हैं कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीवित कोशिकाएं होंगे सबका कुछ ना कुछ कार्य होगा। और आपके एग्जाम में सवाल भी तो यहीं से बनते हैं ना, चला
कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सवाल तो यहीं से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि गुरुजी जितने भी जीवित कोशिका होगी सब में कुछ ना कुछ मूलभूत फंडामेंटल कार्य करने की क्षमता होगी, और ये कार्य किसके द्वारा हो रहे होंगे, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग के द्वारा हो रहे होंगे। और किसी भी कोशिका के जिंदा रहने का कारण क्या है, आप कहेंगे गुरुजी कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। तो मेरे मित्र जैसे हम किसी भी जीव की बात करते हैं, जैसे कि आप अपनी ही तुलना कर लो, आप खाना खाते हो तब तो आप जीवित रहते हो, आपके बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस की सारी प्रक्रियाएं चल रही है तब तो आप जीवित हो। आप सिंपल सोचो कि अगर किसी भी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाए तो आप कहेंगे गुरुजी वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से बना हुआ है। अब नर्वस सिस्टम गड़बड़ा रहा है मतलब नर्व सेल गड़बड़ा रहा है। तो सिंपली हमारे बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है वे सब अलग अलग अंग तंत्रों के द्वारा हमारे बॉडी को परफॉर्म करने के लिए भगवान ने पहले से सेट कर दिया है। और बायोलॉजी तो वही है, मैंने कई बार अपने सेशन में बताया कि आप अपने बॉडी को समझ लो कि आपका बॉडी किस तरह से कार्य कर रहा है, आप किस तरह से जिंदा हो, आपके बॉडी में क्या क्या हो रहा है, बस आपका बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक एक चीज को समझने के लिए आपके पास कोर्स कंटेंट है जो हम कर रहे हैं। तो मेरे मित्र आप सभी को हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन कराना चाहेंगे और ये जरूरी भी है, आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला चीज तो आप सभी ये लिखेंगे, पहला चीज तो आप सभी ये लिखेंगे कि प्रत्येक जीवित कोशिका में, प्रत्येक जीवित कोशिका में, प्रत्येक जीवित कोशिका में, जैसे कोई भी जिंदा आदमी होगा, चला जिंदा आदमी, तो उसके अंदर अलग अलग कार्य करने की क्षमता होगी। उसी तरीके से प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। अब ध्यान रखना यहां पे कि मूलभूत क्या मतलब फंडामेंटल। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करेगा, लाइसोसोम जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसका पाचन करेगा, वैक्यूल्स आप कहेंगे सर पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। दैट्स ऑल आर द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनल्स बाय विच द सेल आर लिविंग। ये सब के सब सेल के क्या है सर, एक बेसिक फंक्शन है, और इसी वजह से कोई भी सेल जिंदा रह पाता है। तो मेरे मित्र प्रत्येक जीवित कोशिका में जो मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है वो किसके द्वारा होती है, आप कहेंगे कोशिकांग के द्वारा होती है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो जो कोशिकांग के द्वारा संपन्न होती है, जो कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है। अब ध्यान रखना कि कोशिकांग यहां पे किसको बोला जा रहा है, कोशिकांग किसको बोला जा रहा है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे सर, इसी को हम लोग इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में आप नाम किसका लेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले सकते हैं, राइबोसोम का नाम ले सकते हैं। हम बस ये एक बेसिक नाम आपको बता रहे हैं। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, उसके बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, न्यूक्लियस कह सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स ऑल आर नोन एज द सेल ऑर्गेनल्स। ये सब के सब क्या है सर, सेल ऑर्गेनल्स हैं। और मेरे भाई महत्वपूर्ण चीज आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कोशिका जीवित होती है किसके वजह से, कोशिकांग के वजह से। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका जीवित होती है, कोशिका जीवित होती है, कोशिका जीवित होती है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कोशिकांग के कारण, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के कारण। कोशिकांग के कारण क्या होती है सर, जीवित होती है। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। आप कहेंगे गुरुजी चलो ये तो एक बेसिक सी बात थी जो आपने बता दिया कि जितने भी जीवित कोशिकाएं होंगे उनमें कुछ ना कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होगी और ये कोशिकांग के द्वारा की जाएगी, और जो कोशिकांग है इसी की वजह से कोशिका जीवित होगी। लेकिन अगर हम किसी भी कोशिका के जो अलग अलग संरचना है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना, यहीं पे हमें क्या डिस्कस करना हो जाता है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन डिस्कस करना हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका की सर एक बेसिक संरचना क्या होती है।
हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जैसे हम अपने बॉडी में कहते हैं सर, कई बार आपने नाम सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को हाथ में लेके देखे हो? नर्वस सिस्टम, तो क्या नर्वस सिस्टम को हाथ में लेके देखे हो? आप कहोगे गुरुजी कैसे बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम निकाल लेंगे तो आदमी बेकार हो जाएगा। तो मेरे मित्र, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी आदमी या किसी भी जानवर या कोई भी चीज को देखते हैं तो हम पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक रूप से अगर आप किसी भी मनुष्य की बात करोगे तो क्या करोगे? आप कहेंगे गुरुजी, मनुष्य की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा और हमें सिर दिखाई पड़ेगा। तो हम कहेंगे सर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी मनुष्य का। अब आपको कहा जाएगा कि किसी भी मनुष्य के आंतरिक स्ट्रक्चर की जो संरचना है उसके बारे में बताएं। आपको जितना याद रहेगा उतना बताएंगे, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन, फिजिकल व्यू के थ्रू ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र, आप सेल की अगर बात करते हो तो प्रत्येक सेल में आपको 3 बेसिक गुण दिखाई पड़ेंगे। जैसे जितने भी आदमी हैं उन सभी में तो 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, 2 कान होगा, 1 नाक होगा, 1 मुंह होगा, 2 आंख होगा, ऐसा ही ना होगा। इसके अलावा संभव है कि व्यक्ति गोरा हो सकता है, व्यक्ति नाटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन बेसिक क्या है सर? मनुष्य है। क्यों? क्योंकि 2 हाथ और 2 पैर मनुष्य की तरह दिख रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल और अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हम सभी ये कहते हैं कि देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर शोन इन ईच एंड एवरी सेल। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको प्रत्येक कोशिका में दिखाई पड़ेंगे। आप कहेंगे वो 3 बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे अगर आप किसी भी कोशिका के संरचना की बात करें, चाहे कोई भी कोशिका हो, तो आपको कोशिका जो है वो बाहर से एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से बाहर से एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है? और मेरे मित्र ये ध्यान में रखना कि ये जो डबल मेम्ब्रेन से दिखाई पड़ रहा है, इस डबल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कह सकते हो कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि इस कोशिका के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से, ऐसे तो कोई भी कोशिका आपको आंख से ना दिखेगी, कोशिका का जब भी स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कोशिका के अंदर बहुत सारे आपको क्या दिखाई पड़ेंगे सर? तरल पदार्थ दिखाई पड़ेंगे, तरल पदार्थ दिखाई पड़ेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है सर? इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव बोला जाता है, यानी कि आप कह सकते हो इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और अगर आप गौर से देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी भी कोशिका में, तो आपको कोशिका के बीच में एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? एक गोल जैसी संरचना। और इस गोल जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का केंद्रक कहते हैं, जिसको मेरे मित्र हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना कि आप किसी भी कोशिका को देखेंगे तो सर प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, ये 3 चीज आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, ये संभव है कि कुछ अलग आपको कैरेक्टर दिखेंगे, कुछ अलग आपको मतलब कह सकते हो मेम्ब्रेन ही दिख जाएंगे, कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल्स ही दिख जाएंगे, लेकिन ये 3 जरूर दिखेंगे। ये 3 स्ट्रक्चर आपको जरूर दिखेंगे। कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और सरकेंद्रक। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये लिख सकते हो, आप सभी यहां पे लिख सकते हो कि प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में 3 बेसिक संरचना होती है। 3 बेसिक संरचना होती है। कोई भी कोशिका की बात करेंगे, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कोई भी हो, और वो 3 बेसिक संरचना आप कहेंगे गुरुजी अब तो हमारे माइंड में सेट हो गया है। पहला कौन सा होगा? आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना कि इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन या आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा आप कहेंगे गुरुजी साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और तीसरा कौन सा होगा? तो तीसरा आपका जो है केंद्रक हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। अब मेरे मित्र एक चीज याद रखिएगा, एक छात्र ने कमेंट भी करा था कि गुरुजी ये जीव द्रव नहीं समझ में आया।
अब देखो, हमने आपको बड़े ही सरलता से बताया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर आपको तरल जैसा पदार्थ मिलेगा जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। अब मेरे मित्र, प्रत्येक कोशिका में जो तरल पदार्थ है उसके अलावा आपको एक केंद्रक भी मिलेगी। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा स्टार मार्क दे करके। हम एक एक को डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि इन सभी के बारे में कंसेप्ट लेना बहुत ही जरूरी है और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपको यहां पे नोट करके मेंशन करना होगा। एक छात्र को कंफ्यूजन था कि जब भी आपसे कोशिका द्रव के बारे में पूछा जाएगा, साइटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाएगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि कोशिका के अंदर मौजूद तरल पदार्थ कोशिका द्रव कहलाएगा। लेकिन मेरे मित्र, जब जीव द्रव की चर्चा की जाएगी, जीव द्रव की चर्चा की जाएगी, तो आप सभी ये याद रखना कि इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और याद रखिएगा कि जीव द्रव जो है वो किसको बोलते हैं? तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, कोशिका द्रव के अंदर जो आपका कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है और साथ में मेरे मित्र जो केंद्रक है, इस दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब भी प्रोटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों शामिल है। कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों शामिल है। और अगर हम सिर्फ कोशिका द्रव की चर्चा कर रहे हैं तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें केंद्रक शामिल नहीं होगा। तो कोशिका द्रव और जीव द्रव में अंतर यही होता है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव बोला जाता है, जबकि कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, तरल चिपचिपा सा पदार्थ है, जेली जैसा। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन आप ये नहीं बताए कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसका काम क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है। तो मेरे मित्र, आइए अब हम एक एक करके इस तीनों संरचना को डिस्कस करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग सर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन पे चलने से पहले एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, जिस वजह से सर पढ़ाने में मजा नहीं आता है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मेरे मित्र एक बार अपने तरफ से शेयर जरूर मारिए और साथ ही साथ सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। मेरे मित्र ध्यान देना कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुजी इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली कह लो या आप फिर कोशिका झिल्ली कह लो। कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर? सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही बात है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? आप सभी कहेंगे एक ही बात है। अब मेरे भाई यहां ध्यान देना कि जैसे मान लो कि ये आपका सर कोई सेल है, ये आपका कोई सर सेल है। तो सेल का ये बाहर वाला जो लेयर है ये क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से समझना इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है। अच्छा, इसमें तरल पदार्थ भी होंगे चिपचिपा सा, हम बना दे रहे हैं। और यहां पे बीच में एक क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी केंद्रक हो जाएगा। तो अभी हमें केंद्रक से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर तुरंत देखे हैं। अब ध्यान देंगे, लेना देना है कि सर ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ये बताओ कि आपके बॉडी और पर्यावरण के बीच में बैरियर का काम कौन कर रहा है? पर्यावरण समझ रहे हैं? जहां आप रह रहे हैं सर, जहां पे आप खुली आबो हवा में सांस ले रहे हैं, उसको पर्यावरण कह रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए कि जो आपका पर्यावरण है, आपका इन्वायरमेंट है, उसके और आपके बीच में जो बैरियर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आप कहेंगे गुरुजी हमारा जो बॉडी का स्किन है वो कर रहा है। आप ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि मतलब ठंडा बहुत है, घर से निकले और जो हवा है वो मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब लंग्स में जाकर के लगी हो। आप कहेंगे कैसे होगा गुरुजी, लंग्स तो अंदर है, पहले तो उसको त्वचा से होकर के गुजरना होगा। तो जिस तरह आपके बॉडी में जो स्किन है वो आपके मतलब पर्यावरण, आपके बॉडी के अंदर के जो भाग हैं उसको पर्यावरण से अलग किए हुए, इन्वायरमेंट से अलग किए हुए, और स्किन जो है वो आपके बॉडी का सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी झिल्ली है, या आप कह सकते हो सबसे बाहर वाला परत है। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा झिल्ली को आप क्या देख रहे हैं कि सर ये सबसे कोशिका के सबसे बाहर है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो क्या होती है सर? कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। और मेरे मित्र आप अपने बॉडी के ऊपरी लेयर स्किन के बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी इसमें एस्ट्रिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, अस्तरित उपकला उत्तक होता है।
मतलब स्किन हमारा अस्तरित उपकला उत्तक से मिलकर बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका का सबसे बाहरी परत है और कोशिका के अंदर वाले भाग को बाहरी पर्यावरण से अलग रखता है, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो मेरे मित्र, अगर आपसे कोई भी ये सवाल कर दे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो जो कोशिका के कोशिका के कोशिका के आंतरिक घटकों को, कोशिका के आंतरिक घटकों को आंतरिक घटकों को बाह्य पर्यावरण से, आंतरिक घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करता है, बाह्य पर्यावरण से अलग करता है, अलग करता है। अब मेरे मित्र याद रखना, ये बनी होगी किससे? एग्जाम में तो सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो आप सभी कहेंगे कि सर लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये लिपिड और प्रोटीन क्या है? ये लिपिड और प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो अगर आपसे कहीं पे भी ये सवाल पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, आप सभी क्या कहेंगे? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है सर? लचीली होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। और मेरे मित्र, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि प्रत्येक कोशिका का सबसे बाह्य मेम्ब्रेन होगा, तो जाहिर सी बात है कि गुरुजी अगर कोई एक कोशिकीय जीव होगा तो उसके बॉडी का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा, क्योंकि एक कोशिका वाला जो जीव होगा चला, उसका शरीर ही एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा। ओकरा शरीर में एक क्या कोशिका होगा, मान लो यह सेल है, तो ओकर जो बाहरी मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि जो अमीबा होती है, वो जो बाह्य में उसके बॉडी के बाहर जो पदार्थ होता है उसको ग्रहण करने के लिए, मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए वो अपने बॉडी को क्या करता है? तो सर उस फूड मटेरियल्स के चारों ओर घेरा बना लेता है। जैसे मेरे मित्र, ये अमीबा है मान लो, और इसके आसपास में कहीं पे फूड दिखाई पड़ जाए, तो ये अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ाते जाएगा, जिसको हम लोग स्यूडोपीडिया बोलते हैं, कूटपाद। और क्या करेगा सर? इस भोजन को घेर लेगा और अपने बॉडी से एंजाइम सेक्रेट्स करेगा, और इसको यहीं पे सर पचा करके इससे जो ऊर्जा होगा अवशोषित करके बाद बाकी को छोड़ देगा। तो मेरे मित्र, ये जो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो रही है, ये जो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो रही है, उसमें सर इसका जो बाह्य आवरण है वो सिकुड़ रहा है। वो इसलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि इसके जो बाह्य आवरण है वो एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इनका बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो या सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है? लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। तो मेरे मित्र, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस भोजन को सर अपने बॉडी के लिए उपयोगी बनाने में क्या करता है सर? मदद करता है। और मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका झिल्ली के लचीलापन के चलते एक कोशिकीय जीवों द्वारा, कोशिका झिल्ली में लचीलापन के चलते एक कोशिकीय जीवों द्वारा जो भोजन या अन्य पदार्थों का ग्रहण किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग इंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें इंडोसाइटोसिस में मदद कौन करता है? आप कहेंगे सर प्लाज्मा झिल्ली का जो लचीलापन वाला गुण है वो मदद करता है। तो मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये बात आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान देना कि ये क्लास आपकी वैसी वाली नहीं है जो सिलेबस से इतर आपको कुछ भी दे दिया जाए। यहाँ पे जो कुछ भी दिया जा रहा है मेरे मित्र, आप यूं मान लो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और अभी तक के कंसेप्ट से आपको ऐसा अनुभव हो गया होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सबों के साथ की बहुत ही जरूरत है। और चला जी, आप अपना एक बार प्यार जरूर दिखाइए इस परिवार के लिए, और जो भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं उसको सर शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे तो हमने कहा कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब हम ये कहेंगे कि सर ये लचीला होता है, क्या होता है? लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता है।
और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा नोट करके कि प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन लचीलापन एक कोशिकीय जीवों द्वारा भोजन को बाह्य माध्यम से ग्रहण करने में मदद करता है, जिसे इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको यहां पे लिखा है कि प्लाज्मा सिर्फ लिख दिए, यहां पे प्लाज्मा झिल्ली होगा। चला, प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों द्वारा भोजन को बाह्य माध्यम से ग्रहण करने में मदद करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब याद रखिएगा कि इंडोसाइटोसिस आपको कहां देखने को मिल जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी अमीबा में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्य पर डिपेंड करता है। तो आप हमें यह बताइए कि ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसका आकार बदल सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मेरे मित्र आते हैं इस बात पे कि गुरुजी प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब जरा सा ये बताओ कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसको हम लोग चयनात्मक पारगम झिल्ली भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे मित्र? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर के घटक और बाहर के घटक को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। कोशिका के अंदर के अवयव को बाह्य पर्यावरण से मिलने नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण यह है कि सर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के लिए जो उपयोगी पदार्थ होता है उसी को अवशोषित किया जाता है। अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये सेलेक्टिव मटेरियल को कोशिका के अंदर जाने देता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम झिल्ली या वर्णात्मक पारगम झिल्ली बोलते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है या चयनात्मक पारगम होती है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम झिल्ली है। ठीक है, चयनात्मक पारगम झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो याद रखेंगे selectively permeable membrane। अब आप सभी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां पे मैं लिख दूं रीजन, क्योंकि ये कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर एवं ये कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर आने की अनुमति देता है। कोशिका ये क्योंकि ये कुछ ही लिखना होगा यहां पे। चला, कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर आने की अनुमति देता है। अच्छा, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो कोशिका झिल्ली के थ्रू पदार्थ आवागमन करेंगे वो कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जिस तरह हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन हमें बाहर से लेना होता है, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक इसी तरीके से कोशिका भी जीवित है और उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनके बॉडी में भी CO2 बनता है। तो मेरे मित्र जो CO2 और ऑक्सीजन जैसे गैस जो किसी एक जीव के लिए बहुत ही जरूरी है,
उसका जो आदान प्रदान होता है वो किसके थ्रू? सर इसी कोशिका झिल्ली के थ्रू। न सिर्फ कोशिका झिल्ली के थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है, बल्कि मेरे मित्र जो उपयोगी पदार्थ जलीय माध्यम में होते हैं उसको भी कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करती है? सर कोशिका के अंदर जाने और आने में मदद करती है। और मेरे मित्र आप ये सरल शब्दों में कह सकते हो कि कोशिका में कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का आवागमन विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? सर संपन्न होता है। आप कहेंगे कैसे गुरुजी? तो मेरे मित्र जैसे थोड़ा देर के लिए सपोज कर लो कि ये आपका कोई कोशिका है, ये आपका कोई कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर अगर किसी कारण से सर CO2 की मात्रा बढ़ जाए, CO2 की मात्रा बढ़ जाए, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस CO2 को बाहर निकलना होगा। अब ये जो CO2 बाहर निकलेगा वो किसके सहायता से? सर इस कोशिका झिल्ली की सहायता से। किसके सहायता से? कोशिका झिल्ली की सहायता से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की सहायता से। और मेरे मित्र अगर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कोशिका ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा कोशिका के अंदर, किसके सहायता से? सर कोशिका झिल्ली की सहायता से। अब कोशिका के अंदर सर जल की भी आवश्यकता हो सकती है, वो भी कैसे जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी वो भी इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से जाएगा। तो मेरे मित्र आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर अंदर पदार्थों का आवागमन आवागमन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। आवागमन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम होगी तो CO2 बाहर आ जाएगा। अब अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाए तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कोशिका क्या करेगा? आप कहेंगे सर ऑक्सीजन को बाहर से ले लेगा। और आप सबों को मालूम है कि ये जो विसरण है, डिफ्यूजन है, ये क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि सर पदार्थों का, या आप सिंपल कह सकते हो गैसों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन है। निम्न सांद्रण की ओर क्या है? आप सभी याद रखना, गमन। निम्न सांद्रण की ओर गमन मतलब अगर कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो आप कहेंगे गुरुजी वो बाहर आ जाएगी। अगर कोशिका के अंदर O2 की सांद्रता कमेगी तो सर O2 जो है वो कोशिका के अंदर किसके माध्यम से जाएगा? आप कहेंगे सर विसरण प्रक्रिया के थ्रू जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो हमारा कोशिका है इसके अंदर जल का मूवमेंट कैसे होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि कोशिका के अंदर जो जल के अणु मूव करते हैं, कोशिका के अंदर जो जल के अणु मूव करते हैं वो परासरण प्रक्रिया के थ्रू मूव करता है। किसके थ्रू? परासरण प्रक्रिया के थ्रू मूव करता है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना होगा, यहां पे ये लाइन लिखना होगा हमें कि कोशिका के अंदर जल का आवागमन, कोशिका के अंदर जल का आवागमन किस प्रक्रिया के थ्रू होगा? सर परासरण यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। ऑस्मोसिस मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है? तो मेरे मित्र ये याद रखना कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही प्रक्रिया है। बस फर्क क्या है कि इसमें जो जल के अणु होते हैं वो किसी सर मेम्ब्रेन की सहायता से आर पार होते हैं, या आप कह सकते हो कि सर जब किसी जल के अणु का किसी झिल्ली के माध्यम से क्या होता है? आवागमन होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रक्रिया परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब आप सभी देख रहे होंगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल्स में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाला गया है। यहाँ पे इसमें क्या किया गया है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाला गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स की गति क्या हो रही है? सर इस मेम्ब्रेन की सहायता से हो रही है। तो सर जब जल के अणुओं की गति किसी झिल्ली की सहायता से होती है तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण।
आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे कि सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का कार्य कर रहा है, और आप क्या देख रहे हैं कि सर सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से कार्य कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पे जल की एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। बहुत ही सरल शब्दों में ये समझना है कि सर एक प्रकार का ऑस्मोसिस क्या है, सर एक प्रकार का विसरण है, एक प्रकार का विसरण है, यानी कि डिफ्यूजन है, विसरण है, जिसमें 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 जल के अणु जिसमें जल के अणु जल के अणु किसी जल के अणु किसी झिल्ली की सहायता से या किसी झिल्ली की मदद से आवागमन करते हैं, या झिल्ली की सहायता से एक प्रकार का विसरण है जिसमें जल के अणु किसी झिल्ली की सहायता से आवागमन करता है, आवागमन करता है, मतलब समझ रहे हो, मतलब आता जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो आवागमन होगा वो कैसे होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि परासरण के प्रक्रिया में जल का नेट विसरण जो है वो किधर होता है, तो सर उच्च सांद्रता विलय की ओर होता है, उच्च सांद्रता विलय की ओर। अब आप सबों को मालूम है कि कोई भी विलयन होगा चिल्ला, कोई भी विलयन होगा तो आप कहेंगे उसमें विलय होगा और विलायक होगा, विलय होगा और विलायक होगा। अगर हम ये कहते कि विलय की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, विलायक की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे जो हमारा विलयन बनेगा वो उच्च सांद्रित विलयन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो ज्यादा है, क्योंकि सांद्रता तो विलय पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है। तो मेरे मित्र अगर मान लो कि हम इसमें पानी डाल रहे हैं, हम इसमें पानी डाल रहे हैं और फिर नमक डाल रहे हैं, अब नमक जो है हम 500 ग्राम दे रहे हैं और जो पानी है वो हम 300 ग्राम दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर पानी में नमक घुलेगा तो नमक विलय हुआ, नमक का मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या होगा सर उच्च विलय सांद्रण, इसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। तो सर इसमें नमक ज्यादा है और पानी कम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पे वैसा मीडियम हो जिसमें सर पानी की मात्रा ज्यादा हो और नमक की मात्रा कम हो, तो आप कहेंगे सर वहां से पानी निकल के इसमें आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला ये चीज आप स्पेशल हिंट के तौर पे ध्यान में रख लेना, स्पेशल हिंट के तौर पे ध्यान पे रख लेना, स्पेशल हिंट के तौर पे क्या आप सभी ध्यान रखेंगे कि परासरण में या परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण, जल का नेट विसरण, जल का नेट विसरण उच्च सांद्रता विलय की ओर होता है, उच्च सांद्रता विलय की ओर होता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि इसी परासरण क्रिया के चलते जब किसी तनु माध्यम में किसी भी जीवित कोशिका को रखा जाता है, तो वो मेरे मित्र तनु माध्यम बोले तो जल की मात्रा ज्यादा होगी, विलय की मात्रा कम। अब यहां पे कह रहा है कि जल का नेट विसरण उच्च सांद्रता विलय की ओर होगा, तो विलय की मात्रा कम है, तो आप सभी कहेंगे जो पानी होगा वो कोशिका के अंदर घुस जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। जबकि अगर हमारा कोशिका किसी सांद्रित माध्यम में रखा हुआ हो तो कोशिका के अंदर से पानी निकल जाएगा, क्योंकि सर सांद्रित में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा विलय पदार्थ होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। कहां से, कोशिका के आंतरिक माध्यम से। जैसे समझिएगा इसको, यहां पे जरा सा गौर फरमाइएगा, यहां पे इस 3 सिचुएशन पे। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसको अति परासरणी या आप कह सकते हो अति परासरणी दाबी विलयन, अति परासरणी दाबी विलयन। अब ये विलयन आपका ऐसा होता है जिसमें मेरे मित्र विलय पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होता है। अति परासरणी दाबी विलयन में आपको यह ध्यान में रखना होगा चिला कि विलय पदार्थ की सांद्रता, विलय पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, तो आप सभी कहेंगे सर ज्यादा होती है, विलय पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होती है। किसमें, अति परासरणी दाबी विलयन में। तो जब किसी अति परासरणी दाबी विलयन में सर किसी कोशिका को रखा जाएगा
तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अति प्रासरणी दाबी विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होगी, और आपने यहां पे बताया है कि प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण उच्च सांद्रता विलय की ओर होता है। तो आप किसी कोशिका को कहां रख रहे हो सर? अति प्रासरणी दाबी विलयन में, जिसमें विलय पदार्थ की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर जैसे ही कोशिका को इसमें रखेंगे, कोशिका से पानी क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। कोशिका से पानी क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो मेरे मित्र, अति प्रासरणी दाबी विलयन कहेंगे विलय पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होती है, और इसमें अगर कोशिका को रखा जाए तो आप क्या कहेंगे कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि गुरुजी जो सांद्रता होगी विलय पदार्थ का वो बाहरी माध्यम में ज्यादा होगा। किसके अपेक्षा? कोशिका के आंतरिक माध्यम की अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है कि कोशिका से पानी बाहर निकलना शुरू करेगा, इसीलिए अति प्रासरणी दाबी विलयन में कोशिका आपका क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। अब ध्यान देना कि नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समपरासरणी दाबी विलयन। समपरासरणी दाबी विलयन याद रखेंगे कि समपरासरणी दाबी विलयन में क्या होता है कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों में जो सांद्रता होती है वो समान होती है, और जब किसी संप्रासरणी दाबी विलयन में सर किसी कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोशिका में कोई चेंज नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि सर जो विलय पदार्थ की सांद्रता होगी बाहर वाले माध्यम में और जो विलय पदार्थ की सांद्रता होगी कोशिका के अंदर, दोनों समान होगी। तो जाहिर सी बात है कि जल का नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता यहां पे है ही नहीं, तो उस और नहीं हो पाएगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग अल्प परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। अल्प परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। अल्प परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। और मेरे मित्र ये याद रखिए, अल्प परासरणी दाबी विलयन में क्या होता है कि जो बाह्य माध्यम की सांद्रता होती है वो क्या होती है सर? कम होती है। यानी कि विलय पदार्थ की सांद्रता कम होगी। इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अल्प परासरणी दाबी विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता कम होगी। मतलब अगर हम यहां पे ऐसा विलयन तैयार कर लें कि सर 500 ग्राम हमारा पानी हो और 700 ग्राम हमारा नमक हो, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा अति सांद्रित हो जाएगा। लेकिन 500 ग्राम पानी हो और 200 ग्राम नमक हो, तो आप कहेंगे गुरुजी पानी की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा कम है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप कोशिका को इसमें रखेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे चूंकि बाहर वाले माध्यम में विलय पदार्थ की सांद्रता कम है, जबकि कोशिका के अंदर जो विलय पदार्थ होंगे उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जल का नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा, कोशिका की ओर होगा। और इस केस में यानी कि अल्प परासरणी दाबी विलयन में जब विलय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तो मेरे मित्र इसमें कोशिका क्या होती है सर? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि कोशिका फूल जाती है। कोशिका क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, फूल जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन जाता है कि अति परासरणी दाबी विलयन में आप कहेंगे कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोशिका से पानी निकलेगी, जबकि समपरासरणी दाबी विलयन में आप कहेंगे कोशिका के अंदर और बाहर जो पानी का आवागमन होगा वो बराबर होगा, जिस वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अल्प परासरणी दाबी विलयन में आप कहेंगे सर कोशिकाएं फूल जाएगी। मेरे ख्याल से जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके मर्म को आप सभी समझ पाए होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये किस तरह से कोशिका के अंदर जो पदार्थ आवागमन करते हैं उसके लिए मदद करते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि बहुत सारे आपका क्या होता है सर? मतलब एक कोशिकीय मतलब अलभनीय जीव जिसको हम लोग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो सर जलीय पादप होते हैं उसमें जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है जल का, वो किस विधि के थ्रू सर? प्रासरण के विधि के थ्रू ही होता है। और मेरे मित्र ये याद रखिएगा मुख्य रूप से चूंकि विसरण जो है वो परासरण प्रक्रिया का जो परासरण है वो विसरण का ही एक प्रकार है जिसमें जल का नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कोशिका के अंदर जल और गैस जैसे पदार्थों का आवागमन तो सम्मिलित रूप से अगर रहे तो आप विसरण कह सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर परासरण कह रहा है, जल की बात कर रहा है, तब हम परासरण ही टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कि आप कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सर सेल वॉल की। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। साथ ही एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहेंगे कि मेरे मित्र अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी 9th एंड 10th को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ईवीएस
तीनों ही पोर्शन को, और साथ ही साथ उसके संपूर्ण थ्योरी न्यूमेरिकल जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, सर साइंस में क्रांति बैच में या एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। याद रखिएगा इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आपको हमारे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं यहाँ तक के कंसेप्ट को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और साथ ही ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपका मतलब परिवार है वो बड़ा हो पाए और आपकी जो रिच है वो ज्यादा हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा छात्र लाभान्वित हो पाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।